वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि आपके लिए पेश किया जाता है हर संडे की दोपहर 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं उन पर आपको एडवाइस देता हूं। तो अगर आपको भी कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन रूल से मुतल्लिक़ है या इमिग्रेशन कानून से मुतल्लिक़ है, तो बिल्कुल आप भी इस प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में, जैसा कि आपको पता है, कि जितनी ज़्यादा कॉल्स ले सकूँ लूँ, चूँकि बेशुमार नाज़रीन हैं जो अपनी दिलचस्पी इस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं और उनकी भी कोशिश होती है कि उनको प्रॉपर, जल्द और क्विक एडवाइस मिले। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह बेशुमार कॉलर्स होते हैं जो लाइंस के ऊपर होते हैं। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। जी सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ठीक है। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे लगता है आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली है, तो जो कि 3 साल की होती है, तो इंडेफिनिट स्टे आपको इन 3 साल के बाद फिर मिलेगा। उसके बाद जब 6 साल पूरे करेंगे फिर आपको इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको 6 साल के बाद इंडेफिनिट स्टे मिलेगा। तो रूल्स में आमतौर पर यही है कि जब किसी को इंडेफिनिट स्टे मिले तो उस वक्त तो गारंटी हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप अप्लीकेशन कर दें, या ह्यूमन राइट्स में आता है कि आप यहाँ लीगल तरीके से रह रहे हैं, लीगल तरीके से आप यहाँ पे अगर आप अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हैं, तो आप अपनी बच्ची के लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर किसी वजह से वो ना कर देते हैं तो आपको ह्यूमन राइट्स पे इसको फाइट कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी मलिक साहब, मेरा जिदा मैं केस लगाया ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਈਅਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਤੇ। ठीक है। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਫੇਕ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਐਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। अच्छा। ਤੇ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, साड़ी लेटर दी कि एड्रेस थोड़ा चेंज हैगा। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में 10 साल के बुनियाद पे आप सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे 10 साल लीगल तरीके से रहे हों, जैसे कि कोई स्टूडेंट हो, उसके बाद HSMP पे या वर्क परमिट पे गया हो, या खाली पढ़ रहा हो और 10 साल लीगली उसने कंप्लीट कर लिए हों। तो अगर आपने लीगली 10 साल कंप्लीट कर लिए फिर तो आप उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई है तो आमतौर पर 5-6 वीक में या मैक्सिमम 13 वीक्स में इस केस का फैसला हो जाता है। तो बहरहाल अगर आपने वकील भी चेंज की, आपको एक्नॉलेजमेंट आ गई है, तो अब यही कि इंतजार करें, देखें आपके केस का क्या फैसला होता है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है, जी फरमाइए। मुझे ना यहाँ ना डिस्क्रिशनरी लीव को जी हुए 2 साल हो गए हैं, 2 साल हुए थे, तो उसके बाद मैंने बेनिफिट के लिए अप्लाई कर दिया था। ठीक। तो आप मुझसे बात करें, टीवी की आवाज़ कम कर दें। जब मैंने बेनिफिट के लिए अप्लाई किया था तो उसके बाद मेरी लीव खत्म हो गई थी, फिर भी मैं बेनिफिट लेती रही थी। तो मुझे आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ेगी, चूँकि नाजरीन अभी अगर जब आप फ़ोन किया करें तो आप टेलीफोन के ऊपर ही बात किया करें। तो ऐसे ना हो कि आप जब मुझसे बात करें उस वक्त अगर आप टेलीविज़न पर जवाब सुनने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी, तो हमें भी आपकी आवाज़ पे सुनाई नहीं देती है। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने 2008 नवंबर में मिनिस्टर ऑफ रिलीजन का जो वीज़ा था वो लिया था। एक्चुअली मैंने स्विच ओवर किया था स्टूडेंट वीज़े से मिनिस्टर ऑफ रिलीजन पे। ठीक है। ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम इसके आने से पहले मुझे 1 साल का वीज़ा दिया था। 2009 में मेरी जो एक्सटेंशन थी, अच्छा, वो मैंने अप्लाई जब करना था उस वक्त मेरे एम्प्लॉयर के पास लाइसेंस नहीं था, क्योंकि उनको नई जो लेजिस्लेशन थी उसका पता ही नहीं था। लिहाजा मैंने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन मेरा जो मीनवाइल जो एम्प्लॉयर था उसने भी लाइसेंस के लिए मेरे अप्लाई करने से पहले ही कर दिया था। अच्छा। तो उसने रिक्वेस्ट की थी केस वर्कर को कि इसकी एप्लीकेशन होल्ड कर लें जितनी देर तक हमें लाइसेंस नहीं मिलता, जैसे ही मिलेगा हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इसको इशू कर देंगे। ठीक है। लेकिन केस वर्कर ने 4 वीक के अंदर अंदर उसको जो है ना रिफ्यूजल भेज दी। ठीक। तो अपील का राइट दिया, हम अपील में चले गए। अपील में फिर जब हियरिंग हुई तो वहाँ यूके बॉर्डर एजेंसी वालों ने कहा था, उसके रिप्रेजेंटेटिव ने, हमें कोई इतराज नहीं अगर आप इसको अलाउ कर दें, क्योंकि अब इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है। ठीक है। लेकिन जज ने अपील डिसमिस कर दी। उसने कहा कि केस वर्कर जो था वो राइट पे था, उस वक्त इसके पास नहीं था, लिहाजा मैं जो है ना इसको अलाउ नहीं कर सकती, जज ने कहा। लेकिन ये अपर ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ठीक है। मैंने अपने सोलिसिटर से मशवरा किया, सोलिसिटर ने कहा कि अब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी है, होम ऑफिस को कोई इतराज नहीं, लिहाजा आप नए सिरे से अप्लाई करें फ्रेश एप्लीकेशन पे।
तो मैंने अपर ट्रिब्यूनल जाने की बजाय उसी लिमिट के अंदर अंदर ही जो है ना। अभी आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि एप्लीकेशन मैंने वो अपर ट्रिब्यूनल में जाने के बजाय दोबारा जब दी तो मुझे 3 साल का जो है वीजा दे दिया गया। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि जब मैंने इंडेफिनिट अप्लाई करना है, मेरा जो पिछला है, दोबारा चूंकि मैंने अप्लाई किया था, मेरा जो पिछला 1 साल का जो पीरियड है वो काउंट कर लिया जाएगा? क्योंकि मैं कंटिन्यूस करता रहा हूँ, कंटिन्यूस रहा हूँ, और मैं ओवरस्टे इस लिहाज से नहीं हुआ कि मैंने अपील की हुई थी। ठीक है, अपील। हाँ जी जी मैं समझ गया जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। इसकी वजह यह थी, पहली बात ये कि ये जब न्यू पॉइंट बेस्ड सिस्टम आ गया था, उसमें ईयर्स पहले बता दिया था होम ऑफिस ने कि जो स्पॉन्सर हो गए उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके एम्प्लॉयर ने पहले से सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए था। बहरहाल अगर किसी वजह से उसने स्पॉन्सर सर्टिफिकेट नहीं लिया था तो इमिग्रेशन वाले वो होल्ड नहीं करते इस बेस पे कि जी एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट ले। अगर आज ये एग्जाम्पल बना दी जाए कि आपके केस में स्पॉन्सर को वो सर्टिफिकेट नहीं होल्ड किया जाए, तो कल 10 तरह के और लोग निकल आएंगे कि जी हमारा भी होल्ड करें। इस वजह से वो इमिग्रेशन वाले वो नहीं बिलीव करते हैं। तो आपके लिए उस वक्त ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर आप बजाय मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के डिस्कशन लीव के लिए अप्लाई कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल जो आपने अप्लाई किया तो चलो, उसका जो रिजल्ट आया तो वो ना में था। उसके बाद जब आप कोर्ट में गए तो कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि जो इमिग्रेशन जज का फैसला था या केस वर्कर जो इमिग्रेशन ऑफिसर का फैसला था वो सही था, तो जज ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। हालांकि उसके बाद अभी पिछले दिनों ही हमने एक केस जीता है बहुत बड़ा हाई कोर्ट से, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि जो जजेज़ हैं, इमिग्रेशन जजेज़ हैं, अगर आप एट द टाइम ऑफ हियरिंग अब रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तो जज अलाउ है कि आपको उस कैटेगरी में स्टे दे दें। जैसे फ़र्ज़ करें आप मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन की कैटेगरी को नहीं फुलफिल कर रहे थे, लेकिन एट द टाइम ऑफ हियरिंग आप शादी की बेस पे या स्टूडेंट की कैटेगरी पूरी कर रहे हैं, तो जज जिसको आप एम्पावर्ड हैं कि वो कर दें। बहरहाल ये भी हमारा केस था जिसमें ये कानून तय हुआ। आपका जो केस है, चूँकि आपकी केस की अप्लीकेशन ना हो गई थी, उसके बाद आपकी अपील भी डिसमिस हो गई थी, लिहाजा ये होम ऑफिस की डिस्कशन के ऊपर है कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। लीगली वो चीज़ के पाबंद नहीं है, वो कह सकते हैं कि दरमियान का जो स्टे आपका लीगल नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सर, मैं 2006 में आया था, तो लगी में मैं रिफ्यूज हो गया। अभी 3 महीने से ऊपर हो गया, तो अभी मैं क्या करूँ? नए डॉक्यूमेंट्स बोला वो मेरे लिए अच्छा है या कोर्ट में जो है अपील करूँ? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में जब इमिग्रेशन वाले आपका लेगेसी के केस ख़त्म कर दें तो एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप इसको इमीडिएटली हाई कोर्ट में जुडिशल रिव्यू में ले जाएं। तो ऐसे कई केसेस हैं जिसमें के जो लोग हैं वो जुडिशल रिव्यू में गए तो इमीडिएटली होम ऑफिस ने या तो इनको इंडेफिनिट स्टे दे दिया या उनको डिस्कशन लीव 3 साल की दे दी। तो अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो गया है तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा किसी अच्छे वकील के पास चले जाएँ और इसको हाई कोर्ट में ले जाएँ जितना जल्दी हो सके। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, सर क्या था, मैं 10 साल से इस मुल्क में हूँ। ठीक है। 11 साल से। पहले 3 साल मुझे वीजा नहीं मिला, उसके बाद मुझे 2 साल वीजा मिल गया कोर्ट में। ठीक है। फिर रिफ्यूज हो गया, फिर कोर्ट में मुझे 5 साल वीजा मिल गया। अभी जो मेरा 5 साल का वीजा ये खत्म होने वाला है नेक्स्ट ईयर 6 महीने बाद, तो इसके बाद मुझे क्या मिलेगा? आपका कौन सा वीजा है? 5 साल का वीजा है। कौन सा, किस कैटेगरी का? 5 साल कोर्ट ने दिया था वो। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपको नहीं पता आपका किस तरह का वीज़ा, डिपेंड है आपका किस तरह का वीज़ा। मुझे लगता है चूँकि डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट वीज़ाज होते हैं, तो मुझे लगता है आपको शायद उन्होंने रिफ्यूजी स्टेटस दिया। अगर रिफ्यूजी स्टेटस दिया तो 5 साल के बाद आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी कैटेगरीज में जैसे वर्क परमिट है या HSMP है जो कि टियर 1 जनरल है, इन कैटेगरीज में भी 5 साल के बाद स्टे मिल जाता है। बहरहाल अगर आपको 5 साल पूरा हो गया तो आप इंडेफिनिट स्टे आपको मिल सकता है, तो आपको मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी फ्रेंड के 2 सवाल थे, मैं उसके बारे में पूछना चाह रही थी। जी। उसको ना 5 साल का रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है। तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना? और दूसरा ये है कि उसके साथ कुछ छोटा सा केस हो गया था, पुलिस कोर्ट में नहीं गया, तो क्या इसको जब डेफिनेट स्टे करेगी अप्लाई तो उसमें कोई मसला तो नहीं बनेगा? मैं फ़ोन बंद करती तो आप आंसर दीजिए। जी आपकी कॉल शुक्रिया। पहली बात यह कि इसको लाइफ इन यूके टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो उनके बगैर ही 5 साल कंप्लीशन पर अप्लाई कर सकती हैं। और जब अप्लाई करें उस वक्त जो भी आपका जो था केस बना था, अगर तो वो कन्विक्शन नहीं है तो फिर तो ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कन्विक्शन है या क्वेश्चन किसी तरह का है तो इसको आपने डिक्लेयर करना होता है। तो ज़्यादा बेहतर है फॉर्म कंप्लीट करने से पहले जब कंप्लीट करने लगे किसी वकील से मशवरा कर लें, चूँकि ऐसा ना हो कि एक बार आपको कन्विक्शन हो चुकी है और लेकिन अगर वो डिक्लेयर ना करें तो वो उसको इमिग्रेशन वाले काफ़ी सीरियस लेते हैं। लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपके साथ जो पूरा इंसिडेंट हुआ है किसी वकील को बताकर मशवरा कर लें एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले या भरते वक्त। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सत श्री अकाल भाजी। जी सत श्री अकाल ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁੜੀ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। अच्छा ਮੇਰਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਆ ठीक ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ठीक ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਕੌਂਸਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ के तो नहीं जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जी मैं जावा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास लीगल स्टेटस कुछ भी नहीं है तो अगर आप शादी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जो रजिस्ट्रार है उसकी ड्यूटी है कि वो चेक करे आप कौन है, आपका लीगल स्टेटस क्या है। तो आमतौर पर वहाँ पे अगर आपका इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है तो इमिग्रेशन वालों को बुला लेते हैं जो आपको पकड़ कर वापस भेज देते हैं। लेकिन चूँकि आपका एक बच्चा यहाँ पे हो चुका है तो अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम है और आपके पास अच्छी खासी एविडेंस है तो आप बच्चे की बेस पे यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे सोलिसिटर से जाकर मिलें और बच्चे की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी हेलो मलिक साहब मैं 99 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ ਹਨਾ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਯੂਕੇ ਦਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਫੋਟੋ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ठीक है। ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ हाँ वो कितने अरसे नहीं सी। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। अच्छा ठीक है। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ठीक है। तो हुन सवाल क्या है सुनना। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ठीक है। नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। अच्छा हुन सवाल क्या है सुनना सवाल क्या है। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਪੋर्ट ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਨਾ। ठीक है जी मैं समझ गया ताड़ा केस। असल में हुआ ये कि असल में आपको गलती हुई है कि आपने क्या करना चाहिए था। हुआ यह था कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज थी। एक असाइलम की कैटेगरी थी तो एक शादी की कैटेगरी थी। जो असाइलम वाली कैटेगरी थी उसमें आप लेगेसी में आते थे। अगर आपने शादी की बेस पे अप्लाई ना किया होता तो आपको इंडेफिनिट स्टे मिला। तो लेकिन जब आपने शादी की बेस पे अप्लाई किया तो उन्होंने लेगेसी वाले केस से आपको निकाल दिया चूँकि लेगेसी सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके केस रिजॉल्व नहीं हुए थे। तो शादी की बेस पे उन्होंने आपको 3 साल का स्टे दे दिया। अगर आप लीगल होते तो आपको 2 साल का स्टे मिलता लेकिन चूँकि आप लीगल नहीं थे इस वजह से आप वो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं कर रहे थे इस वजह से इमिग्रेशन वालों ने आपको 3 साल का स्टे दिया। आपकी ड्यूटी बनती थी कि 3 साल का स्टे खत्म होने से कोई 1 महीना पहले अपने आइंदा स्टे के लिए अप्लाई करते जो कि 3 साल का आपको और मिलना था। तो मुझे लगता है आपसे काफ़ी गलती हो गई। ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से जाकर मिले और इमीडिएटली अपने स्टे को रेगुलराइज करने की कोशिश करें। आपको इमिग्रेशन वाले से कोई चिट्ठी नहीं आएगी बल्कि इमिग्रेशन वाले आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो सत श्री अकाल सर। जी सत श्री अकाल ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ठीक। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਦਾ ਸਰ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। वीज़ा है। ਵੀਜ਼ਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। कद्दू फिनिश हो गया। सर एक दो दिनों ਵਿੱਚ फिनिश होया। 1 अगस्त ਨੂੰ मेरा वीजा फिनिश हुआ सर। जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में शादी के लिए अब आपको खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। पहली वजह ये है इसकी कि अगर कोई ओवरस्टे हो जाए तो उसके बाद यहाँ शादी करने के लिए अगर जाता है तो जैसे कि पहले कॉलर के जवाब में बताया तो कोई गारंटी नहीं कि आपकी शादी रजिस्टर करें। ज़्यादा चांसेस हैं चूँकि आप ओवरस्टे हैं आपको वहीं से पकड़ कर वापस भेज दें। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर होते तो आपका चांसेस बल्कि 99% चांसेस कि अपना वीज़ा शादी की बेस पर अगर आप चेंज करवाते तो करवा सकते थे। तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे सोलिसिटर से जाकर मिलकर एडवाइस ले लें कि आपने क्या करना है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो मलिक साहब सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। जी मैं मेरे पे इंडेफिनेट है। मैंने ना शादी किया अपने स्टूडेंट से। अच्छा। उसके पास अभी 3 साल का वीजा और है। ठीक है। तो हमने ना उसने A1 का कोर्स भी कर लिया है। तो आगे पूछना है कि अगर हमने उधर क्रॉयडन में जाना हो हम बाई हैंड जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप काम कर रहे हैं बेनिफिट्स के ऊपर नहीं है तो आपने शादी रजिस्टर किया है तो बिल्कुल आप दोनों एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेल में भी कर सकते हो और प्रीमियम सर्विस में भी कर सकते हैं। तो दोनों आप कर सकते हैं लेकिन उस शादी रजिस्टर करके फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप काम करते हैं यानी अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट करते हैं फिर उनका यहीं से स्टेटस चेंज हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
Yeah, hello. We applied for the COA. My partner didn't come on any visa, so we got a letter back from the registry saying go direct to the registry office. And I'm a bit scared in case they, invade the wedding. Okay. Is that true? Yes, thank you for your call. Yes, it is possible because if your fiancé is not legal here in this country, so it is possible that at the date of hearing, immigration people can turn up and detain him from there. Nowadays, this frequently happens. Best thing is just go to any solicitor and just take a legal advice and see what can be happen in your case. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए जी जी हेलो डॉक्टर साहब जी फरमाइए जी मुझे आपसे 2 क्वेश्चन करने हैं अपने हस्बैंड के बारे में। उनको रिसेंटली जो है वो ILR मिली है शादी बेस पे, तो उन्होंने अब नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, तो पता करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए और आया लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो उनको दोबारा देना पड़ेगा सर्टिफिकेट जो हमने पहले भी दिया था जब ILR अप्लाई की थी, तो प्लीज इसका जवाब दे दे। जी आपके कॉल का शुक्रिया। आपके हस्बैंड अगर उनको 3 साल पूरे हो गए यूके में आए हुए तो इमीडिएटली नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। तो लाइफ इन यूके जो टेस्ट उन्होंने ऑलरेडी दे दिया वही काफ़ी है, नया कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि मेरी फ्रेंड है वो ब्रिटिश नेशनल है, उसके हस्बैंड भी ब्रिटिश नेशनल है, वो लोग अभी पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं और उनका बच्चा वहीं पैदा हुआ है, तो उनको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल सकती है और अगर मिल सकती है तो क्या प्रोसीजर है उसका? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ उसको डेफिनेटली मिल सकती है। 1-2 कंडीशंस होती हैं, वो ये कि जो उसका बाप हो या उसकी माँ उनको अगर उनके पेरेंट्स के थ्रू नेशनलिटी मिली हो, वो एक लंबा तरीका है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको इनके जो पेरेंट्स हैं उनको अपने राइट पे नेशनलिटी मिली है। अगर ये सिचुएशन है तो बिल्कुल वो लोकल ब्रिटिश एम्बेसी में जा सकते हैं, ब्रिटिश हाई कमीशन में, और वहाँ बच्चे के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। मुझे यकीन है कि बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी मुझे बस आपसे ये क्वेश्चन करना था कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी 2007 में, जो कि 2009 में एक्सपायर हो गया, लेकिन मैंने एक्सटेंशन अप्लाई की जो कि रिफ्यूज़ हो गई। अच्छा। उसके बाद मैं इलीगली रही और मेरी शादी मेरे कज़न के साथ हुई जो असाइलम सीकर थे, और उनको एक लेटर आया था कि पासपोर्ट साइज पिक्चर्स जो है आप सबमिट करवाएं। उसमें मैं भी अटैच हो गई क्योंकि उन लोगों ने पूछा था कि कोई डिपेंडेंट है तो वो भी भिजवाएं। उन लोगों ने UKBA ने वो केस रिफ्यूज़ करके भिजवा दिया और कहा कि अगर आपको फर्दर सबमिशन करवानी है तो आप लिवरपूल जाएं और इन पर्सन जाके सबमिट करवाएं। अब वो वहाँ जाके करवा के आए हैं, उनको एक्नॉलेजमेंट लेटर भी बाय हैंड दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, कुछ हो जाएगा या नहीं, या मेरे अटैच होने से उनके केस पे कोई फ़र्क तो नहीं होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ आपके अटैच होने से उनके केस के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है। अगर आपका केस उनके साथ ना होता, पहली बात कि आप लेगेसी में आती ही नहीं थी, वो चूँकि वो सिर्फ उन लोगों को मिलती है लेगेसी में स्टे जिन लोगों ने 2007 मार्च से पहले असाइलम के लिए क्लेम किया। चूँकि आपने असाइलम के लिए क्लेम नहीं किया था तो उनकी डिपेंडेंट नहीं थी, लिहाजा आप लेगेसी में नहीं आती थी, ना इमिग्रेशन वालों ने आपको लेगेसी में स्टे देना था। तो ये आपका गलत डिसीजन था कि आपको उनके केस के साथ अटैच किया। तो चूंकि इसमें आपको स्टे मिलना नहीं था, इसकी वजह से उनका केस भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब जहाँ तक आपके हस्बैंड के केस का ताल्लुक है, उसका केस या उनका केस अगर किसी वजह से रिफ्यूज़ हो गया है तो आपको उसको आगे कोर्ट में ले जाना चाहिए। तो अगर कोर्ट में ना ले जाएंगे तो एनी टाइम फिर इमिग्रेशन वाले पकड़ कर आपको वापस भेज सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर अपने सॉलिसिटर और किसी सॉलिसिटर से मशवरा कर लें कि आप अब क्या करें मौजूदा हालात में। तो मेरे ख्याल में जो उनका केस रिफ्यूज़ हुआ था या अगर रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ है 3 महीने से अगर ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ तो उसको हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगला कॉलर कौन है जी फरमाइए। Yeah, hello. Yeah, I was asking you before. My partner's overstayed here. We applied for the COA. We've got a letter saying go direct to the registry office, and I'm a bit scared to go and do the wedding in case they invade. Yeah, thank you for the call. Basically, I answered you. Yes, there are chances because he's illegal here. He's overstayed, so there are chances that immigration people can come around and detain him. So that was my answer, and then I told you again that better you go to a local solicitor and take legal advice from them. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो डॉक्टर साहब, ईद मुबारक हो आपको। जी थैंक यू। अभी तो ईद नहीं आई है, काफी दिन बाकी है। एक दो के बाद ईद है सर। जी फरमाइए। अच्छा सर, मैंने 2006 में अपनी एप्लीकेशन दी थी एक। अच्छा। मेरे को सिर्फ एक्नॉलेजमेंट लेटर मिला था, उसके बाद मेरे को कुछ नहीं मिला। अभी मैं होम ऑफिस से अपनी फाइल मंगवाई तो उसमें लिखा हुआ कि हम आपको इंडेफिनिट दे चुके हैं। अच्छा। तो इंडेफिनिट में मैंने देखा को मेरी तस्वीर नहीं किसी और की तस्वीर है। ठीक।
तो उसमें प्रूफ मेरे है सब कुछ लगे हुए हैं, उसका क्या हो सकता है सर? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इस तरह काफ़ी सारे केसेस मैंने देखे हैं कि लोगों के साथ यही हुआ कि आप किसी फेक रिप्रेजेंटेटिव के पास चले जाएं तो उसने ये किया। तो इस तरह के काफ़ी सारे केसेस मैंने देखे हैं। बहरहाल आपके साथ ही मुझे यही लगता है कि जब आपका कहीं स्टे लगा के आ गया होगा या तो किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास, सोलिसिटर तो आमतौर पर ऐसा काम नहीं करते हैं, आमतौर पर जो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट टाइप हैं उनके पास आ गया होगा, या फिर आपने एड्रेस चेंज कर लिया होगा, वहाँ कोई पेपर्स आ गए होंगे तो किसी ने वो जो मौका शनास है उसने वहाँ से फ़ायदा उठाने की कोशिश की होगी। तो ऐसी सूरत में यही हो सकता है कि आप किसी वकील से मशवरा करें, चूँकि अच्छा खासा ये फ़ाइट करने का केस है। आप जो कहते हैं आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप वही आदमी है जिन्होंने शुरू में अप्लाई किया था या किसी सोलिसिटर के थ्रू अप्लाई किया था। तो ज़्यादा बेहतर है सारे पेपर ले जाकर तो किसी वकील से मशवरा करें, तो आपका केस इसमें अच्छी खासी देर लग जाएगी। मुझे लगता है 6 महीने से साल शायद इसमें लग गया इन्वेस्टिगेशन में। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब, सत श्री अकाल। मैंने अभी फोन किया था। जी, मैंने ये पूछना था एक बात रह गई थी। मैंने जो पूछना उसको कॉलेज अभी छोड़ देना चाहिए मेरी वाइफ को कि नहीं, और दूसरी बात ये कि मेरे पास रेगुलर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास पे स्लिप है और बैंक स्टेटमेंट है, मुझे और क्या क्या पेपर लेके जाने पड़ेंगे उधर? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, उनको अभी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उनको स्टे ना लग जाए, क्योंकि आपकी इंटेंशन है, आप चाहते हैं कि उसी दिन जाके प्रीमियम सर्विस पे अपना वीज़ा लें, तो ज़्यादा बेहतर है कि उस दिन तक वो पढ़ती रहें। आपको जो पेपर साथ ले जाना पड़ेंगे वो पे स्लिप्स 5-6 महीने की, बैंक स्टेटमेंट 5-6 महीने की, मकान का जो प्रूफ है वो, और साथ आपकी शादी के फ़ोटोग्राफ, मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर इकट्ठे रहते रहें तो वो आपके पास एविडेंस है। तो ये सारी चीज़ें साथ ले जाएँ। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, मैं आपको पूछती मांग रही थी, जो मेरा अदर हाफ है वो इलीगल है मगर मैं क्रिश्चियन हूँ और हमारी शादी हो रही है चर्च में। अच्छा। और प्लीज से हमारा सब ठीक से हो गया, हमारा जो भी डेट वेट सेट है। और मैं आपको पूछती मांग रही थी, इसके साथ जब हमारी शादी हो जाएगी तो मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में शादी आपके किस चर्च में हुई है ये डिपेंड है। तो अगर आपकी शादी चर्च ऑफ इंग्लैंड में हुई है तो उसको तो यहाँ पे मानते हैं। तो अगर चर्च ऑफ इंग्लैंड में नहीं हुई है तो फिर आपकी शादी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर आप किसी वकील के पास चले जाएं, उनसे जाकर पूरी डिटेल ले लें ताकि आपको बता सकें कि अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड हुई है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। अच्छे किसी वकील से जाकर मिलें, आपको वो एडवाइस कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। हाँ जी भाईजान। आप टीवी की आवाज़ कम कर दें। सॉरी, टीवी की आवाज़ कम कर दें। अच्छा, मैं उधर चले जाऊंगा, ठीक है, सॉरी। वो भाईजान में 2007 3 फरवरी में इस कंट्री को आया ना। अच्छा। तो फिर मुझे 3 साल का वीज़ा मिला था। ठीक है। 3 साल का वीज़ा जब मिला था तो फिर वो जब ख़त्म हो गया फिर ये बोलता था कि साइन आ जाओ, ठीक है। ठीक है। साइन जब जाता था 2 महीने हो गए, फिर इन्होंने इंटरव्यू भेज दिया। अच्छा। इंटरव्यू भी मैंने अटेंड किया, फिर इंटरव्यू का भी जवाब नहीं दे दिया। साइन जाने का 1 साल तकरीबन 2 महीने हो गए। अच्छा। फिर इन्होंने बोला है कि साइन को और मत आ जाओ। अच्छा। तो अभी ये 5वां साल है, अभी वेट कर रहा हूँ, क्या करेंगे ये लोग तुम्हारे अंदाजे से? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आप यहाँ पे आए थे तो 2 वजूहात की बुनियाद पे आपको मिल सकता है यहाँ पे स्टे जो आपको मिला है। एक तो ये कि आप शायद अंडर 18 हुए हों तो आपको उन्होंने स्टे दिया हो कि आप 18 के हो जाएं फिर आपका केस कंसिडर करें। एक तो ये वजह हो सकती थी। दूसरी है कि उन्होंने आपको डिस्कशन लीव 3 साल की दे दी हो। बहरहाल अगर उन्होंने डिस्कशन लीव आपको 3 साल की दी थी या आपको 18 साल से कम उम्र होने की बुनियाद पर 3 साल का स्टे दिया था, तो जब वीज़ा ख़त्म होने वाला था उससे 1 महीने पहले आपने आगे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना था 3 साल के स्टे के लिए। और तो आपने, मुझे पता नहीं अप्लाई किया या नहीं किया, अगर अप्लाई किया है तो आपका जवाब मिल जाना चाहिए था आपको। तो मुझे लगता है शायद आपने अप्लाई नहीं किया, उसमें डिले किया। ज़्यादा बेहतर है कि अपने सारे पेपर लेकर किसी वकील को जाकर दिखाएं, कि किसी अच्छे सोलिसिटर को जाकर दिखाएं ताकि वो आपको देख कर एडवाइस कर सके आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी। हेलो। जी फरमाइए। अच्छा मलिक साहब, मैं ना, मुझे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं ना आए हुए इधर। अच्छा। तो मैंने ना अब 2 साल हो चुके हैं शादी की है ना इधर। अच्छा। तो विजिटर आया था और अनलीगल हो गया था, तो मुझे 2 साल हो गए शादी की। क्या मैं, और मेरा एक बच्चा भी है 7 माह का, मैं इधर अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। बच्चे की बेस पे अगर आपकी शादी हो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चूँकि अगर बच्चा ना होता तो फिर ज़्यादा चांसेस नहीं थे, लेकिन चूँकि बच्चा है इस वजह से आपके यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ ब्रिटिश सिटीजन से शादी करके आया था। अच्छा। मेरे पास 2 साल का वीज़ा है। अच्छा। ठीक है जी। मेरी इंडेफिनिट ड्यू है अप्रैल में। ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर मैं ड्रिंक ड्राइव में बैन हो गया था। अच्छा। तो कि मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ अप्रैल में?
क्योंकि लास्ट ईयर अप्रैल में भी एक लॉ नया पास हुआ था कि जिसकी क्रिमिनल कन्विक्शन होती है तो उनको प्रॉब्लम होती है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, इसमें प्रॉब्लम एक तो इंडेफिनिट स्टे के वक्त प्रॉब्लम होती है और दूसरा नेशनलिटी के वक्त प्रॉब्लम होती है। नेशनलिटी की तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंडेफिनिट स्टे के लिए आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन थी, कैसे आपने हुआ, पूरी डिटेल उनको बताएं और वहाँ पे वो जो फार्म में एक पर्टिकुलर कॉलम है वहाँ पे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर इमिग्रेशन वाले इसके बारे में फैसला करेंगे। चूँकि आप शादी के बेस पे रह रहे हैं, फैमिली के बेस पे रह रहे हैं, मुझे लगता है आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात सुनिए, उसका क्या नाम है, मेरे इधर यूके में 4 साल हो गए हैं और मेरा 4 साल का स्टूडेंट वीजा फिर एक्सटेंड हो गया है ना। ठीक है। तो अब मैं शादी करना चाहता हूँ, हम मैं और मेरी पार्टनर दोनों हम इकट्ठे रहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे होम ऑफिस भेजने के लिए? उनका लीगल स्टेटस क्या है? वो यूरोपियन है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप इकट्ठे रहते हैं तो उससे पहले सबसे पहले आपको शादी रजिस्टर करना पड़ेगी। अगर शादी कर लें और वो यहाँ पे काम कर रही हैं तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं यहाँ पे स्टे के लिए। तो आपको पहले 5 साल का स्टे देंगे और अगर 5 साल तक वो यहाँ पे काम करती हैं लगातार और आप इकट्ठे रहते हैं फिर 5 साल के बाद आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं ब्रिटिश हूँ और मेरे बेबी पैदा हुआ है लास्ट फ्राइडे को इन पाकिस्तान। ठीक तो है। मुझे उसके लिए पासपोर्ट अप्लाई करना था, लेकिन मेरा भाई कह रहा है उन्होंने बाहर बोर्ड लगाया हुआ कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट लेके आए। तो क्योंकि मैं तो यूके में हूँ तो मैं पासपोर्ट कैसे उसे भेज सकता हूँ? तो इसके लिए आपसे पूछना था कि वो बोर्ड जो उन्होंने लगाया हुआ तो मैं कौन सा पेपर उन्हें कैसे मुतमिन करूँ कि मैं उसका डैड हूँ? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वहाँ पे अगर कोई आदमी भी अप्लाई करे, जैसे कि आप बेटे के लिए एप्लीकेशन करेंगे और कोई आदमी कहता है कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ या मेरा बाप ब्रिटिश नेशनल है, उनको प्रूव करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में आप एक तो ये कर सकते हैं अपना नेशनलिटी का सर्टिफिकेट उनको भेज सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी यहाँ किसी सॉलिसिटर से या नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा कर और वो उसको भेज सकते हैं। और तीसरा एक एफिडेविट भी यहाँ से बनवा कर भेज दें किसी सॉलिसिटर से अटेस्ट करवा कर ये आपका बेटा है और आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार चंद ही मिनट्स में आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। 2007 में यहाँ पे HSMP पे आया था। ठीक है। पहले साल ही कुछ 4 महीने रहने के बाद मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं 3-4 महीने के लिए पाकिस्तान चला गया था पहले साल में। अच्छा। उसके बाद मैं 2008 में वापस आया हूँ, तो तकरीबन मैं 2.5 साल मुसलसल यहाँ पे रहा हूँ और जॉब भी करता रहा हूँ, जिसमें मैं टोटल 40 डेज जो है ना छुट्टियाँ मिला मिलू के टोटल 40 दिन में यहाँ से बाहर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन पिछले साल ये हुआ है, जो कि मेरा 4था साल था यहाँ पे, Tier 1 के अंदर कन्वर्ट हो चुका था मैं ऑलरेडी। तो उसमें मैं पाकिस्तान गया था कोई 1 महीने के लिए, लेकिन मैं 2 महीने के लिए, लेकिन मेरे वाले से बीमार हो गए थे, तो मैं तकरीबन 78 डेज वहाँ पे रह के आया हूँ और मैं इस साल जनवरी में वापस आया था। लेकिन इस साल अप्रैल में मेरे वाले साहब दोबारा काफी सीरियस हो गए और मैं पाकिस्तान में ही रह गया क्योंकि उस दौरान उनकी डेथ भी हो गई असल में। अच्छा। तो मैं कुछ 3-4 महीने पाकिस्तान दोबारा रह के आया हूँ। तो मुझे इस साल जो मेरा जो 4था साल और 5वें साल का जो शुरू बनता है, इसमें मैं टोटली काफी ज्यादा रह के आया हूँ और अगर मैं टोटल डेज काउंट करूँ तो कोई 390 डेज में ऑलरेडी रह चुका हूँ यहाँ से बाहर। और ये अगले साल के मिड में जाके मेरे 5 साल कंप्लीट होते हैं। तो ये मेरा ये जस्टिफाई हो जाएगा सारा पीरियड, या इसको मैं कैसे कर सकता हूँ जब इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूँ नेक्स्ट ईयर? तो जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे नहीं लगता आपको इंडेफिनिट स्टे मिलेगा, क्योंकि दरमियान में आपके गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने गैप्स की बुनियाद पर इंडेफिनिट स्टे नहीं देते हैं। पार्टिकुलरली जो पहले वाला गैप है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये रहेगा, नंबर 1 के आप सारे पेपर दिखाकर, डेट्स वगैरह दिखाकर किसी सॉलिसिटर से एडवाइस ले लें। पहली बात ये करें। दूसरी बात ये कर सकते हैं कि अगर और कुछ ना हो तो फिर आप इसकी एक्सटेंशन करवा सकते हैं, तो वो करवा और जब अपना पूरा वो कर लें, अपने जो 5 साल का पीरियड पूरा कर लें, फिर इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ तो यूरोपियन है और मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, तो अभी मैंने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है, तो एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे काम कर रही है। तो मुझे मेरा पूछना ये है कि एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से मैंने डॉक्यूमेंट शो करने हैं कि उसके एज ए TT राइट्स उसकी एक्सरसाइज हो सके, शो हो सके? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर अगर कोई यूरोपियन सिटीज़न यहाँ पे हो तो उससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो यहाँ पे फुल टाइम काम कर रही हो और उसके P60s मांगते हैं। लेकिन आमतौर पर होता है कि अगर यूरोपियन सिटीज़न की कोई मैरिज जेन्युइन हो और वो इधर उधर हो गई है, लोग उसको सेल्फ एम्प्लॉयड शो करते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड शो करते हैं तो उसमें जो इमिग्रेशन वाले इसको खासे सीरियसली देखते हैं कि वाकई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूके में रहा भी है या नहीं रहा है। बहरहाल वो जो टैक्स रिटर्न आपके होते हैं तो वो आमतौर पर चेक करते हैं, वहाँ से पता चल जाता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, नमस्कार मलिक साहब। जी नमस्कार। मलिक साहब, मेरे को 2 सवाल पूछने छोटे छोटे। जी जी पूछिए।
मुझे लगता है शायद इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मैंने जी अंडर HSMP जुडिशियल रिव्यू में जो है एप्लीकेंट था। ठीक है। मैंने जो अपना ILR अप्लाई किया अपनी बेगम के साथ, जो जिन्होंने मुझे लास्ट ईयर अक्टूबर में ज्वाइन किया था यहाँ पे UK में। ठीक है। उनके वहाँ पे थोड़े से कोई उन्होंने डिले कर दिया कोई डॉक्यूमेंट्स और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से। अच्छा। तो यहाँ पे जब वो आए तो उन्होंने उसका रिफ्यूज कर दिया था ILR मेरे साथ। ठीक। तो मैंने उनको जो है दोबारा उनको JR फाइल किया तो उन्होंने मुझे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के अंदर उनका भी जो है ILR दे दिया। ठीक है। और साथ उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था कि आप जो है सितंबर 2000 के अंदर से बैक डेटेड जो है ILR उन्होंने मुझे दे दिया। ठीक है। तो अब मैं जी वो नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं तो एलिजिबल हूँ, क्या मैं अपनी बेगम का भी साथ अप्लाई कर सकता हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप उनका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसमें शर्त यही है कि अब तो है कि 5 साल UK में रहना ज़रूरी होता है, लेकिन जो लोग जुडिशियल रिव्यू में हैं HSMP वो 4 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल के रेजिडेंट उनके लिए ज़रूरी है। चूँकि आपकी वाइफ उस कैटेगरी में नहीं थी तो लिहाजा इनको 5 साल UK में रहने के बाद ही अप्लाई कर सकेंगे नेशनलिटी के लिए। या फिर ये हो सकता है कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट जो आपको मिल जाए उसके बाद ये ट्राई कर सकती हैं अगर इनकी रेजिडेंस 3 साल से ज़्यादा की हो। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी फरमाइए। हेलो जी भाई, मैंने ये पूछना था कि मैं इधर 10 साल से रह रहा हूँ। अच्छा। मेरा एक 4 साल का बच्चा है। ठीक है। तो क्या मैं कोई केस अप्लाई कर सकता हूँ या कोई चांसेस हैं जैसे पक्के होने के? और मेरी वाइफ जो है वो स्टूडेंट थी, उसका वीजा एक साल हो गया जैसे एक्सपायर होगा, वो दोबारा पढ़ने के लिए वीजा अप्लाई कर सकती है या हमारा कोई केस लग सकता है कि नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि 10 साल में आपने कोई ना कोई एप्लीकेशन कर लेनी चाहिए थी। आपने बहुत बड़ी गलती की, कुछ अप्लाई नहीं किया। जैसे आपने कई कॉलर्स की आज भी कॉल आपने देखी होंगी कि अगर आपने 7 से पहले कोई केस अप्लाई किया होता तो चांसेस है कि आप शायद लेगेसी में आ जाते। बहरहाल अभी अगर आपको 10 साल हो गए, 4 साल का बच्चा है और वाइफ भी आपकी इधर है, तो आप मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब जी, मैं अपना केस अप्लाई करना सी, वकील को पेपर दिते हो सारे। अच्छा। हाँ जी। ते ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗਦਾ UK ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਫॉर UK ਨਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जी हाँ, अगर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो अगर आपकी उम्र 65 से कम है तो आपको हर हालत में लाइफ इन UK देना पड़ेगा। तो शादी के केसेस में भी अगर आप शादी की बेस पे कोई आदमी यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहे उसको भी एक इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस कंट्री में 2002 में आया था और मैंने असाइलम किया था। अच्छा। उसके बाद लेगेसी जब अनाउंस हुई तो मैंने 2009 में अपना केस लेगेसी में डाल दिया था। ठीक है। और 1 महीने पहले तक मुझे कोई कंफर्मेशन, सिर्फ कंफर्मेशन लेटर आया था, उसके बाद कोई जवाब नहीं होम ऑफिस से आया। ठीक है। फिर तकरीबन 1 महीना पहले मैंने ये जो उन्होंने नया डिपार्टमेंट बनाया है, मैंने इनको मेल कि मुझे कोई अपडेट दी जाए कि मैंने इतने लेटर लिखे हैं अपने MP के थ्रू भी, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। अच्छा। तो मुझे CAU वालों ने जो है वो कंफर्म किया था कि मेरा केस उनको एलोकेट हो गया। फिर मैंने इनकी साइट पे ये पढ़ा था कि अगस्त। अभी आपका सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अभी तक जो केस रह गए हैं, इनकी साइड पे भी था कि अगस्त के एंड तक सबको जो है वो राब्ता करेंगे। मुझे अभी तक कोई उनकी तरफ से जो है वो नहीं। ठीक है जी, समझ गया। आपकी कॉल का शुक्रिया। ये आप अकेले नहीं, हज़ारों की तादाद में तकरीबन मेरा अपना ख्याल है कि 20 से 25 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनके केसेस अभी तक पेंडिंग है। पहले वो मौसले कहते थे कि जुलाई तक के एंड तक फैसला करेंगे, फिर बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि वो इसको एंड ऑफ अगस्त फैसला करेंगे, लेकिन एंड ऑफ अगस्त तो कल ख़त्म हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता एंड ऑफ अगस्त तक इन केसेस के फैसले हो सकेंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इसमें शायद अक्टूबर तक ये चला जाए। तो बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन कर रखी है, वेट करें, देखें उनके केस का क्या फैसला होता है, आपके केस का क्या फैसला होता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें 2-1 महीने और लग जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, गुड डे सर। जी गुड आफ्टरनून, फरमाइए। सर मैं पूछना था एक। जी पूछिए। आप मुझसे बात करें और टीवी की आवाज़ कम कर दें। हाँ जी। टीवी की आवाज़ कम कर दें। तो सर मैं ना सेम क्वेश्चन पूछना, पहले पूछ के गए मैं, तो लास्ट ईयर अप्रैल का किया हुआ था ना अप्लाई, तो एक लेटर आया था जनवरी में, उन्होंने
होम एड्रेस मांगा था एक, अच्छा, तो उसके बाद नहीं कुछ भी आया दोबारा लेटर, तो इसका क्या भी होगा सर? आपने क्या लेगेसी अप्लाई किया है? हाँ जी, लेगेसी का। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपके पहले कॉलर के जवाब में भी यही बताया है कि तकरीबन 20 से 25,000 केसेस ऐसे हैं जो अभी बच गए हैं लेगेसी में, जो पुराने असाइलम सीकर थे जिनके केसेस के अभी फैसले नहीं हुए हैं। तो होम ऑफिस ने कहा था कि एंड ऑफ अगस्त इनका डिसीजन कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं कर पाए, इसमें तकरीबन 2-1 महीने और लग जाएंगे। तो आप इंतज़ार करें, या फिर होम ऑफिस को फ़ोन कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, MP के थ्रू उनको चेज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2-1 महीने आपके केस में और लग जाएंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, पहले फोन किया था, वो कट गया था। अच्छा, तो मेरे अंकल ना यहाँ आए थे 2006 में। अच्छा, तब वो 2006 में पिस्टर बीजे में आए थे। ठीक है। तब वो फिर बाद में एक दफा पकड़े गए, यहाँ ही रह गए थे। ठीक है। तो पुलिस वालों ने पकड़ के उसके फिंगरप्रिंट ले, तो वही दिन में छोड़ दिया। अच्छा, तो उन लोगों का कुछ हो सकता है? वो वैसे भी 64 ईयर के हो गए हैं। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर उनको काफ़ी अर्सा हो गया है तो पहले भी 3-4 साल पहले अगर इमिग्रेशन वालों ने पकड़ भी लिया था तो ज़्यादा बेहतर है उनको कहें कि होम ऑफिस को अप्लाई करके अपना स्टे रेगुलाइज करने की कोशिश करें। असल में गलती लोग यही करते हैं कि यूके में आते हैं और इलीगल तरीके से रहते हैं और इसमें साल गुजर जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होता है जो ही कोई आदमी यूके में आए तो अगर वो लीगल ना हो या वीज़ा ख़त्म हो जाए तो इमीडिएटली अपने स्टे को रेगुलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने HSM भी अप्लाई किया था। अच्छा। और सर मेरे सारे पॉइंट्स मुझे मिले थे। अच्छा। और मुझे बात ये हुई कि उन्होंने कहा है कि आपने एक फॉर्म में एक चीज बताना भी भूल गए हैं कि आपके कन्विक्शन के बारे में। अच्छा। तो सर वो उसके बेस पे उन्होंने मुझे रिजेक्शन किया है और अपील का राइट दिया है। और अभी 14 तारीख की मुझे दी है उन्होंने हियरिंग डेट। तो सर वो उसमें क्या कर सकता हूँ सर मैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो पहली बात यह कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने प्रॉपर्ली कंप्लीट करना चाहिए था और आपने डिक्लेयर करना चाहिए था अगर कोई कन्विक्शन थी या नहीं थी, उनको डिक्लेयर करना चाहिए था। अगर इस बेस पे ना हुआ है तो बिल्कुल आप इसको आप हियरिंग पे किसी अच्छे बैरिस्टर को साथ ले जाएं, एक्सपीरियंस बैरिस्टर को। तो पिछले दिनों जैसे कि शुरू के प्रोग्राम के शुरू मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा केस तकरीबन फ्यू वीक्स 4-5 वीक पहले विन हुआ है जिसमें यह डिक्लेयर किया गया है कि अगर एट द टाइम ऑफ हियरिंग आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कैटेगरी की वो फुलफिल कर रहे हो, वो पूरी कर रहे हो, इमिग्रेशन ऑफिसर जो इमिग्रेशन जज है वो उसको अख्तियार है कि वो आपको उस कैटेगरी में स्टे दे दे। तो अपने बैरिस्टर को कहें कि वो इस पार्टिकुलर केस की रोशनी में जज को कहे कि आपका केस देखकर आपकी अपील अलाउ कर दे। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। मैं स्टूडेंट वीजा पे यहाँ 2 साल से रहता हूँ। ठीक है। और मेरी वाइफ यहाँ प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा हो जाता है यहाँ पे। अच्छा। तो कोई चांसेस है जैसे यहाँ सेटल होने के मेरे लिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में 83 से पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे पैदा होता था उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता था, फिर माँ बाप उसी बेस पे रह सकते थे। लेकिन अब ऐसा कानून कोई नहीं है। अब ऐसा है रूल कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे पैदा और 7 साल तक रह जाए तो फिर वो यहाँ पे उसकी गारंटी हो जाती है। तो ज़्यादा बेहतर आप बच्चा पैदा होने के बाद किसी अच्छे वकील से मिले, उनसे मशवरा करके उनको सारी बात बताएं ताकि आपको एडवाइस कर सकें कि आप ह्यूमन राइट्स में कोई अप्लीकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर मलिक। जी फरमाइए। मैंने आपको एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। मैं मैरिज बेस पे एप्लीकेशन लगाई हुई है अपनी। अच्छा। मेरी वाइफ, हम सभी बेनिफिट ले रहे हैं ना, हाउसिंग बेनिफिट सभी ले रहे हैं। अच्छा। तो मेरी वाइफ डिप्रेशन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चल रही है उसकी। अच्छा। तो सोशल वर्कर, डॉक्टर, पुलिस ने सभी ने मुझे लुक आफ्टर करने के लिए कहा है क्योंकि वो काम नहीं कर सकती। तो कैसे मेरा अभी आपका सवाल क्या है? अभी आपका सवाल क्या है? मैंने पूछना है कि मेरा वो केस जो लगाया हुआ सक्सेस हो सकता है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। यह इसमें इमिग्रेशन ऑफिसर तक है जो आपके केस का फैसला करेगा, लेकिन रूल्स में ये लिखा है कि आपकी जो वाइफ है वो इस काबिल हो कि अपने आप को और आपको मेंटेन और अकोमोडेट कर सकती हो। ये रूल्स में लिखा है। लेकिन एक्सेप्शनली अगर होम ऑफिस वाले समझें तो आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल भी आपको स्टे दे देते हैं। अगर आपने केस सबमिट किया तो मेरा आपको ये मशवरा के इंतजार करें, देखिए आपके केस का क्या फैसला होता है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले। नाजरीन टाइम मुझे बताया गया कि टाइम को एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही मिनट में आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन से जो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे वीज़े में रह गए 7 माह। अच्छा। ठीक है सर। और मैं ये पता करना कि मैं लड़के शादी करना चाहता हूँ, तो मेरी स्टडी वगैरह भी ख़त्म हो चुकी है और अगर मैं एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ तो मुझे नए सिरे से कोई में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करता हूँ उससे, तो मुझे कितने अर्से तक उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा आगे क्या कहते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए?
ठीक है जी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे एम्बेसी को ताकि मैं यहाँ के लिए रह सकूँ आराम से? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप शादी कर की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए एक तो आपको शादी रजिस्टर करना पड़ेगी और दूसरा फिर आपको इमिग्रेशन वालों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपके जो स्पॉन्सर हैं यहाँ पे, जो आपके स्पाउस हैं, वो आपको और उन्हें और आप दोनों को, यानी आप दोनों अपने आप को इस काबिल हो कि आप दोनों को यहाँ पे मेंटेन और अकोमोडेट कर सकते हो, यानी वो फुल टाइम काम कर रही हो, उनकी इतनी इनकम हो कि जिसमें आप दोनों का गुजारा हो सकता हो विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड। तो अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो बिल्कुल आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। आजकल में भी अप्लाई कर सकते हैं और महीने बाद भी अप्लाई कर सकते हैं और 6 महीने बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मेरी फियांसी यहाँ पर मैं एज ए स्टूडेंट इधर आई हुई है। अच्छा। और उसने 7 सब्जेक्ट में पास किया और एक सब्जेक्ट में उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। अच्छा। और उसने वीजा के लिए किया था, उसका रिफ्यूजल आया हुआ है। अच्छा। She has failed, but on the 8th subject because of their own negligence she hasn't got the result. ठीक। तो क्या हो सकता है? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है तो इसका यही हल है कि इमीडिएटली उसके खिलाफ अपील कर दें, क्योंकि जब ऐसी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो 10 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जितना जल्दी हो सके उसमें अपील कर दें, क्योंकि अगर आप अपील नहीं करेंगे 10 दिन में तो जब आपकी अपील की लिमिट जब गुजर जाती है तो फिर इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएँ UK में। तो ज़्यादा बेहतर है जितना जल्दी हो सके इसमें अपील कर दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा सवाल है कि मैंने 99 में मैंने वर्क करता था। ठीक है। तो मैंने अपने वालदा को स्पॉन्सर भेजा था तो वो आ गई नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद 2003 में भी आ गई थी। ठीक। तो 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वर्क एक्सीडेंट। अच्छा। तो मैं डिसेबल हो गया वहाँ। अच्छा। तो क्या मैं अब उनका वीजा खत्म हो गया है, 2003 के बाद वो नहीं आई। अच्छा। तो क्या मैं अब उनको स्पॉन्सर कर सकता हूँ या वैसे वो वीजा लगवा के आ सकती है? जी आपके कॉल का शुक्रिया। आप भी उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो भी यहाँ पे वीज़ा लगवा के आ सकती हैं, लेकिन इमिग्रेशन वाले ये देखेंगे कि उनका जो ट्रिप का जो खर्चा है वो कौन पे करेगा। अगर तो वो पे करेंगे तो फिर उनकी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, उनका सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे, तो उसमें फिर डिसीजन करेंगे। लेकिन अगर आपके बैंक में पैसे हैं जिससे लगता हो कि आप उनको यहाँ पे एकोमोडेट और उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस आप पे कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं, यानी अगर 1,500-2,000 आपके बैंक में है तो बिल्कुल आप भी उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी नमस्कार। हम ना 2008 में आए थे, मेरे हस्बैंड भी 2008 में आए थे ना। ठीक है। तो अब हम ओवरस्टे हो गए। मेरी बेटी भी पढ़ती है। अच्छा। और एक मेरी छोटी बेबी हुई है, 1 साल की होगी वो 26 को ऐसे। अच्छा। तो हम क्या कर सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने ओवरस्टे नहीं होना था। जब आपका वीज़ा ख़त्म होने से पहले अगर आप किसी वकील के पास जाते और कोई एप्लीकेशन कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। तो अभी मैं आपको यही मशवरा दूंगा, किसी अच्छे वकील के पास उन्हें जाकर पूरी बात बताएं, आपके पूरे सर्कमस्टांसेस बताएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और वो आपको एडवाइस करें कि आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर मैं स्टूडेंट हूँ इस वक्त ना, और मुझे 1 साल हो गया यहाँ